हेलो बच्चों, आज हम देख रहे हैं अपनी हिंदी व्याकरण का पहला पाठ, भाषा और व्याकरण। तो भाषा व्याकरण में हम क्या देखेंगे? सबसे पहले भाषा देखेंगे, ठीक है ना। हमारे पाठ का शीर्षक क्या है? भाषा और व्याकरण, जिसमें आज हम सबसे पहले भाषा के बारे में जानेंगे। तो भाषा के बारे में हम ये जानते हैं सबसे पहली बात कि हम अपने विचार विनिमय के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने और उसके बात को सुनने समझने या पढ़ने समझने में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? भाषा की। तो मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और इसके लिए वह भाषा का इस्तेमाल करता है, प्रयोग करता है। भाषा की देखिए परिभाषा यहाँ पर दी गई है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर अथवा ये देखिए यहाँ पर क्या है ना कि छूट गया है, तो यहाँ पर मैंने ऊपर लिख दिया है कि लिख कर प्रकट करते हैं तथा दूसरे के विचार सुनकर या पढ़कर स्वयं समझते हैं। तो भाषा की परिभाषा क्या है? या तो हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं, अगर हम बोलकर प्रकट कर रहे हैं तो सामने वाला उसे सुनकर समझेगा, और अगर हम लिखकर प्रकट कर रहे हैं तो सामने वाला हमारे विचारों को पढ़कर समझेगा। तो भाषा का कार्य क्या है? भाषा का कार्य है विचारों का विनिमय करना। तो ठीक है, ये हो गया। अब आगे आता है भाषा के रूप। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। सबसे पहले आता है भाषा का मौखिक रूप। भाषा के मौखिक रूप के बारे में क्या बताया गया है कि भाषा का जो मौखिक रूप होता है वह कैसा होता है कि बातचीत करने के लिए हम भाषा के मौखिक रूप का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम टीवी देख रहे हैं तो उसमें जो कुछ भी सुनाई पड़ रहा है वो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। रेडियो में हम सुन रहे हैं, मान लीजिए कोई प्रचार कर रहा है लाउड स्पीकर लगा करके, तो भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। कोई भाषण दे रहा है, भाषा का कौन सा रूप हो गया? मौखिक रूप हो गया। अगला आता है भाषा का लिखित रूप, ठीक है ना, लिखित भाषा। तो लिखित भाषा में क्या किया जाता है? लिखित भाषा में अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं, चाहे वह समाचार पत्र हो, चाहे वह पत्र हो, या फिर कोई भी चीज़। जैसे मान लीजिए कि इस पुस्तक की ही आप बात ले लीजिए, पुस्तक कोई देख लीजिए, यहाँ पर जो कुछ भी चीज़ें लिखी हुई हैं, बताई गई हैं, वो लिखित रूप में बताई गई हैं। तो ये भाषा कौन सा रूप हो गया? लिखित रूप हो गया। क्या होता है कि विश्व में अनेक भाषाएं हैं और अनेक बोलियां हैं जो लिखी हुई है, तो उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं। तो ये हो गई मौखिक भाषा और लिखित भाषा। आगे आते हैं मातृभाषा। तो मातृभाषा में क्या बताया गया है कि जब शिशु जन्म लेता है, छोटा सा बच्चा होता है, तो उसे किसी भी भाषा का ज्ञान नहीं होता। फिर उसे भाषा का ज्ञान कहाँ से होता है? भाषा का ज्ञान होता है वह अपनी माँ से जो भाषा सुनता है, ठीक है ना, अपने परिवार से, अपने घर में रहने वाले लोगों से जिस भाषा को सुनता और समझता है वह उसकी मातृभाषा बन जाती है। फिर आती है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा यानी पूरे देश में बोली जाने वाली भाषा, ऐसी भाषा जिसका इस्तेमाल पूरा देश करता है, उसे कौन सी भाषा कहेंगे? उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। तो हमारी राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। हमारे देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हिंदी है। अब इस राष्ट्रभाषा को मान्यता कब मिली? तो 14 सितंबर सन 1949 को उसको मान्यता प्रदान की गई थी। यानी हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा 14 सितंबर सन 1949 को मान्यता दी गई थी। आगे आती है राजभाषा। अब राजभाषा के बारे में क्या बताया गया है कि राजभाषा जो है वो सरकारी कामकाज में इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। सरकारी कामकाज में हम क्या करते हैं? राजभाषा का इस्तेमाल करते हैं, राजभाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है कि कुछ जगहों पर सरकारी कामकाज में हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, कुछ जगहों पर अंग्रेजी का प्रयोग करते हैं। अर्थात राजभाषा के रूप में हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग करते हैं। फिर भाषा के बाद आती है बोली। तो देखिए भाषा का जो क्षेत्र होता है वो व्यापक होता है और जो बोली का क्षेत्र होता है वो कैसा होता है? सीमित होता है। क्यों? क्योंकि हर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की बोलियां बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्र विशेष के लोग अलग अलग तरीके से बोलियां बोलते हैं। आगे हम देख लेते हैं भारतीय भाषाएं।
भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब वो 22 भाषाएं हम देखेंगे यहाँ पर, हिंदी, उड़िया, उर्दू, गुजराती, तमिल, कन्नड़, कोंकणी, पंजाबी, बंगाली, संस्कृत, नेपाली, तेलुगु, कश्मीरी, मलयालम, डोगरी, मराठी, असमिया, सिंधी, बोडो, मैथिली, संथाली, मणिपुरी। ये 22 भाषाएं हैं जो भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। ठीक, आगे देखते हैं। मैं यहाँ पर भाषाओं को बोल रही थी, शायद कुछ भाषाएं आपको पहले ना दिखी हो, वो अब दिख जाएंगी। ठीक है ना, तो आप उनको देख लीजिए और एक बार दोहरा लीजिएगा। यहाँ पर बताया गया है कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और हरियाणा, इन सभी जगहों पर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे आती है मानक भाषा। तो मानक भाषा में हम देखते हैं कि भाषा का वह स्वरूप होता है जो मानकीकरण के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। यह शिक्षा के परामर्श के लिए और विद्वानों के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मानकी हिंदी का वैज्ञानिक रूप दिया गया है। उनके कुछ बिंदुओं को हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले दी गई है शब्द रचना। हिंदी में 4 प्रकार के शब्दों की रचना की जाती है, संधि द्वारा, समास द्वारा, उपसर्ग द्वारा और प्रत्यय द्वारा। फिर दूसरी चीज यहाँ पर बताई गई है लिंग। हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर होता है वचन। तो मानक हिंदी में 2 प्रकार के वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। फिर उसके बाद दिया गया है कारक चिन्ह। तो देखिए कारक चिन्ह में क्या होता है, कारक चिन्ह में हिंदी में मूल एवं विकार्य शब्द जो होते हैं उनके चिन्ह होते हैं। जैसे कारक चिन्ह ने, को, से, के लिए, इस प्रकार से कई सारे विकारक चिन्ह होते हैं। उसके बाद आता है काल। ठीक है ना, तो काल में क्या बताया गया है, वर्तमान काल। 3 काल होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। उसके बाद पुरुष। तो पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, भारत में हिंदी भाषा क्षेत्र, कि भारत में जो हिंदी बोली जाती है वह सर्वाधिक क्षेत्रों में बोली जाती है, बहुत अधिक, यानी भारत देश में अपने हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ठीक, उसी लिए क्या किया गया है, हिंदी को भारत देश की राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं उपभाषाएं और बोलियां। तो देखिए कुछ उपभाषाएं हैं और कुछ बोलियां हैं। ठीक है ना, ये उपभाषाएं हैं। इन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन सी बोली आती है, जैसे पश्चिमी हिंदी एक उपभाषा है। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आएंगी, खड़ी बोली, कौरवी, खड़ी बोली भी कह सकते हैं, कौरवी भी बोल सकते हैं उसको, ब्रजभाषा, बुंदेली, बांगरू, कन्नौज आदि। यहाँ पर ये जो भाषाएं दी गई हैं ये 5 उपभाषाएं हैं और इनकी बोलियां, इनको आपको सही से पढ़ना है और याद रखना है, क्योंकि ये आपको हमेशा काम आएंगी। ठीक है ना, इनको आपको व्याकरण में बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आप इनको याद कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर भाषा और बोली 2 चीज़ें बताई गई हैं, अंतर बता दिया गया है कि भाषा का क्षेत्र व्यापक और बोली का क्षेत्र सीमित। भाषा लिखित, साहित्य और व्याकरण, और बोले उच्चारण तक सीमित। यानी भाषा में क्या किया जाता है, भाषा में साहित्य में उसका प्रयोग किया जाता है, लिखित रूप से उसका व्याकरण में प्रयोग किया जाता है, और बोली में व्याकरण की कोई सीमा नहीं निर्धारित होती है और वह सिर्फ बोली जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आज आपके पहला पार्ट जो है उसका भाग 1 पूरा होता है, और हम अब इसी पार्ट के आगे भाग 2 में बनाएंगे। ठीक है, तो वो आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा।